आज हम बात करते हैं ट्रंप की प्लानिंग के बारे में। ट्रंप ने कितनी शानदार प्लानिंग की और आज उसके गले में कैसे ये ईरान की वॉर गले में उसके पड़ी हुई है, लेकिन वो झुकना नहीं चाह रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर क्लास 10 क्लास का भी बच्चा होगा तो वो एक प्लानिंग बनाता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कोई उसको कोई मिशन मिले। लेकिन ट्रंप भाई साहब हैं, इन्होंने तो एक दिन सपने में सोचा, नेतन्याहू ने बोला कि चलो बुड्ढे को मारते हैं, तो ईरान के जो लीडर हैं उनको मारेंगे तो ईरान के बाकी लोग क्योंकि वो विद्रोह करना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर वहाँ पे विद्रोह हो जाएगा और सेना पलट जो तख्ता है वो पलट जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव के सिवा ट्रंप का कोई और काम नहीं था। ट्रंप ने शेख चिल्ली वाला ख्याली पुलाव बनाया, मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं 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 ऐसे हो जाएगा, और हासिल कुछ नहीं हुआ। जो काम उसको सबसे आखिर में करना चाहिए था ट्रंप को, या नहीं करना चाहिए था, उसको सबसे पहले अगर प्लानिंग बनानी थी तो उसको ईरान को चारों तरफ से घेरना चाहिए था बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए। उसका जो ट्रेड है वो बंद करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि उसको डायरेक्टली उसके ऊपर स्ट्राइक्स करनी चाहिए थी। अब आप देखिए, किसी देश में अगर भूकंप आ जाता है, अभी आप देख रहे हैं नेपाल में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, चाइना नेपाल बॉर्डर पे, तो इससे क्या हुआ? चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तहस नहस हो गया, कुछ लोग मर गए, पर दुनिया चलती रहती है। ईरान के ऊपर जो उसने स्ट्राइक करके जो बिल्डिंग्स तोड़ी, उससे उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको कभी कुछ नहीं मिलेगा ट्रम्प को। और अब देखिए, जो काम एक जेसीबी से हो सकता है उसके लिए ईरान ने और नेतन्याहू ने मिलकर बड़ी बड़ी फौजें लगा दी, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना जो वेपन्स हैं, अपने जो मोस्ट मॉडर्नाइज वेपन्स हैं वो उसने वहाँ लगा दिए। और किया उसने वही काम जो एक कॉन्ट्रैक्टर करता है, जेसीबी चलाने वाला करता है, जाके बिल्डिंगों को तोड़ दो। अब हुआ क्या इससे ये कि अब ईरान को जब भी मौका मिलेगा वो उसको बेटर प्लान करेगा, जो उससे कुछ गलतियां रह गई थी उसको सुधारने का मौका मिलेगा। इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जो स्टाइल यूएसए का करने का है और जो अपने को खुद को सुपर पावर समझता है। मुझको नहीं दिखता कि उसने पिछले कितने ही सालों में किसी एक सुपर पावर से लड़ाई की हो। छोटी छोटी कंट्रियों में जाके दादागिरी करने के अलावा यूएसए का कोई काम नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो यूएसए के जो जनता है, वो प्रेसिडेंट्स को इसलिए चुनती है कि उनके प्रेसिडेंट एक नया झगड़ा शुरू कर सके, एक नई वॉर शुरू कर सके। इसके सिवा मैं नहीं समझता हूँ, ना वहाँ के प्रेसिडेंट को डेवलपमेंट को देखते हैं, ना वहाँ के प्रेसिडेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, वो डेवलपमेंट जो है बिल्कुल नीचे गिर रही है। जब अब वहाँ की सड़कों को देखें, लोगों के पास घर नहीं है, सड़कों पे सो रहे हैं लोग बाग। ड्रग्स की इतनी प्रॉब्लम है वहाँ पे, लेकिन लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि यूएस एक सुपर पावर है। सुपर पावर होने का मतलब होता है अक्ल से और ताकत से काम हो ले। ईरान उसके सामने ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है शायद ट्रम्प को। यूएसए और इजराइल मिला के सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको गिरा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए उनको प्रॉब्लम होगी, वो एक नेचुरल कैलेमिटी में भी होती है, कभी भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, बिजली गिर जाए तो उससे नुकसान हो जाता है। इससे बढ़कर कुछ बात नहीं है इसके अंदर। ये ट्रंप की सिर्फ बेवकूफ़ियत है। एक ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो सोच रहा है कि वो जीत रहा है, जबकि उसके बदले में जो जितना नुकसान यूएसए का हो रहा है, इजराइल का हुआ है और जो बाकी दुनिया का हुआ है, वो ईरान के नुकसान से बहुत 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 बड़ा है। अब मूर्खता ये देखिए कि आप मच्छर मारने के लिए न्यूक्लियर बम चला रहे हैं। ईरान एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसने यूएसए के नाक में दम किया हुआ है और वो हार नहीं मान रहा है। और उसको ये पता नहीं है कि ये ईरान से लेकर हिंदुस्तान की तरफ आप चलते जाएं, इंडिया की तरफ आप चलते जाएं, तो लोगों को अपनी मातृभूमि से प्यार है। सिर्फ उस तरफ चलते जाएं तो उनको कुछ लेना देना नहीं है। और यूएसए में तो वैसे भी सिर्फ इमिग्रेंट्स भरे हुए हैं, कोई लोकलाइज नहीं है। वहाँ के लोकलाइज जो रेडिडेंस थे ऑलमोस्ट खत्म हो गई या मिक्सअप हो गए सारे उसके अंदर। तो अभी भी ट्रंप को, और ट्रंप ने सबसे बड़ा क्या चालाकी की है, उसने बाज़ारों को, शेयर मार्केट्स को, दुनिया भर की शेयर मार्केट्स को मैनिपुलेट किया है उसने। आप समझ रहे हैं, जो मैनिपुलेशन किया है। बाजार सैटरडे को बोलता है कि वो हो गया, सब संधि हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, और मंडे को फिर झगड़े चालू हो जाते हैं। तो बाजार को फ्लक्चुएट करा के, स्विंग करा के जो उसने पैसे कमाए हैं, ये सबको दिखता है, सबको दिखता है। अब इसका प्रूफ ढूंढने जाएंगे तो कैसे मिलेगा? लेकिन जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों को
के डेटास देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं ट्रम्प का कनेक्शन मिलेगा ही कि उसने टिप दी है, उनको कुछ ऐसा किया है। तो ट्रम्प जितना कमज़ोर प्रेसिडेंट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा यूएसए का, खास करके। और मेरा अपना मानना ये है कि इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 3 कार्टून हैं। पहले पे नंबर आता है ट्रम्प का, कुछ पता नहीं कब क्या बोलता है कब क्या नहीं बोलता है। दूसरे नंबर पर आता है राहुल गांधी का, और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल। ये तीनों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं कि जिस डाल पे बैठ के वो अपनी ही शाखें काटते रहते हैं, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काटने लग जाते हैं। अब ईरान बैठा हुआ है अमेरिका से करीबन 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर, उसको वो अपना दुश्मन मान रहा है। पहली बात तो ये है कि वो अपने आप को बहुत सुपर पावर भी समझता है। फिर उसको एक 6,000 किलोमीटर दूर, माइल दूर बैठे हुए देश से खतरा क्या हो सकता है? वो डायरेक्टली अटैक कभी नहीं कर सकता ईरान में, उसके पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन वो उसके आसपास के ठिकानों पे मार कर सकता है। ये जो सारी मिडिल ईस्ट की का जो यूएसए का डर था, इस एक ईरान की लड़ाई से बिल्कुल मिट्टी में मिल गया है। उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अमेरिका को इस लड़ाई से, नुकसान ही नुकसान। उसके मोस्ट ऑफ द जो सैनिक अड्डे थे, जो बेसिस थे, वो सब ऑलमोस्ट ईरान ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। तो मैं ट्रम्प को एक बिल्कुल भी समझदार लीडर नहीं समझता हूँ, उसकी जो एक कमांडर नहीं समझता हूँ। बिना प्लानिंग के, बिना प्लान A B C D कुछ नहीं, ये वॉज एक्सपेक्टिंग, जो उसने कर दिया है, अटैक किया है, आयतुल्लाह खुमैनी को मार दिया है। और एक 80 ईयर्स ओल्ड आदमी को मार के आप सोचोगे कि आप दुनिया बदल दोगे, जबकि सबको पता है जीना मरना तो होता ही रहता है, इससे कोई घबराएगा नहीं, कोई दुनिया में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी जाता है, दूसरा आता है, आप ऐसे भी देख लें वैसे भी देख लें। और अभी ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, ये बदले नहीं जाते 4 साल के अंदर, तो इससे क्या अमेरिका को कुछ फ़र्क पड़ता है? लोग उसकी जगह लेने के लिए दूसरा आ जाता है। और ईरान ने तो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को संभाला है, और अमेरिका को कुछ काम नहीं है। पिछले सालों में इसने इतने छोटे छोटे देशों को ख़राब किया है। वो अच्छे थे बुरे थे वो एक अलग बात, कि एक सुपर पावर कंट्री 2 जनों के साथ मिलकर एक छोटी सी कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं, और उसमें भी इनको कोई सक्सेस नहीं मिलती। मतलब जो ये सोच के चल रहे थे कि इनको रातों रात ये अटैक किया, सुबह ईरान में दंगे शुरू हो जाएंगे और तख्ता पलट हो जाएगा, ये दिल बहलाने का ख्याल था। मतलब आदमी अपनी विश को पूरा करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, कि वो ख्याल करता है कि ऐसा हो जाएगा, जैसे चोर चोरी करता है ना, सोचता है पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती। ऐसे ट्रम्प महाराज ने ये सोचा कि वो अटैक करेगा, और जैसे वो सोच रहा है वैसे ही वो ईरान को ठीक कर लेगा। अब आप देखिए, एक कंट्री जिसके ऊपर 47 ईयर्स से अमेरिका के सैंक्शंस हैं, वो खुल के बाज़ार में अपना सामान नहीं बेच सकता है, ये लोगों को धमका रहा है। ये बिल्कुल काम इसका ऐसा ही है जैसे गुंडे मवालियों का होता है। ईरान क्या कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन उसको सही करने के लिए अमेरिका भी कोई सही काम नहीं कर रहा। मैं अमेरिका का फेवर कर रहा हूँ, ना मैं ईरान का फेवर कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में घुस के उसको सजा देने के लिए चली जाएगी, ये सबसे बड़ी गलत बात है। अमेरिका ने कितने ही देशों को ऐसे ख़त्म किया है। इराक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अफ़गानिस्तान उसका उदाहरण है, वियतनाम से शुरू करते हैं तो आप देखिए कितने, लीबिया और उसके आसपास लेबनान, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया। इराक इससे पहले अच्छा चल रहा था, उसके ऊपर झूठा बोला कि वो उसके पास केमिकल वेपन्स हैं और उसमें घुस गया। और अफ़गानिस्तान में कितने सालों तक घुसा रहा और फिर अंत में उसको भागना पड़ा। अमेरिका का आप कभी से भी इतिहास उठा के देख लो, इसको वहाँ से भागना पड़ता है। ये वीडियो गेम की तरह वॉर लड़ते हैं कि भाई जो टारगेट है डिस्ट्रॉयड, काम खत्म हो गया इनका, उसको इनको मैनेज नहीं करना होता है उसको, उस कंट्री को। तो ये सबसे इनकी ख़राब बात है। और ये अपना पैसा सिर्फ जो कंपनीज़ अमेरिका की हैं, उनके वॉर मटेरियल है उसको टेस्ट करने के लिए ये अगल बगल देशों में, छोटे छोटे देशों में जाके अपने आप को सुपर पावर बता के उनसे लड़ाई करते हैं, उनको मारते पीटते हैं। मतलब एक तरह से गुंडाई का काम कर रहे हैं। ये कोई सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अमेरिका एक गुंडा देश है मेरे हिसाब से। और अब तो अमेरिका की हालत इतनी ख़राब है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, जो वहाँ पे लोगों के पास घर नहीं है, सड़कों पे लोग रह रहे हैं। अब मेडागास्कर जैसी अफ्रीकन कंट्री में जाओ, आपको सड़क पे सोता हुआ आदमी नहीं मिलेगा। उसके पास घर होगा, चाहे कच्चा पक्का जैसा भी हो। ये यहाँ पे जो फुटपाथियों पे बैठे रहते हैं, ये इतनी सुपर पावर कंट्री और जो सबसे ज़्यादा रिच कंट्री जो अपने आप को बताती है,
और ये जो पेट्रो डॉलर के नाम पे ये जो डॉलर छापते रहते हैं, इनका अपना पीछे बेस कुछ भी नहीं है, तो इनकी कंट्री में ऐसे क्यों होमलेस लोग हैं? क्या कमी है इनके पास? बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का ये वॉर लड़ते हैं, उसके कुछ पैसों से ये लोगों को मकान बना के दे सकते हैं। हॉस्पिटल यहाँ इनके देखिए अब इतने महंगे हैं कि आपका दिमाग ख़राब हो जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये बोलते हैं कि इनके डॉलर में बहुत पावर है। इनका डॉलर अमेरिका में $1 1 किलो टमाटर नहीं खरीद सकता। अब उसको कंपेयर कीजिए हमारे इंडियन रुपीज़ से। इंडियन रुपीज़ 95 रुपीज़ का मान लेते हैं अपन, अभी चल रहा है। तो आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो 10-12 रुपये किलो आपको टमाटर मिल जाएगा। तो कम से कम 8-9 किलो टमाटर आप आराम से खरीद सकते हैं। ये होलसेल की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप इससे कारोबार कर सकते हैं। आपको इसको बाजार में मंडी से खरीद के आगे ले जाके बेच सकते हैं, 20-25 रुपये में बिक जाएगा। तब भी इंडियन मनी में जो पावर है वो इस अमेरिकन डॉलर में कभी भी नहीं है। अमेरिका में बैठ के कमा के आप उसको इंडिया में ला के पैसा दो तो बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन अगर आप अमेरिका में कमाते हो और अमेरिका में खर्च करते हो तो सारा टाइम आप इंस्टॉलमेंट ही भरते रह जाते हो। तभी ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का ये नाम लेते हैं जिसका आम आदमी के जीवन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और उससे इनका आम पब्लिक का विकास भी नहीं होता। ये बड़ी बड़ी मान लो मशीन्स भी बनाते हैं, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा है? अगर इनके वहाँ लेबर मतलब जो इनका सैलरीज ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से उनका प्रोपोर्शनेटली खर्चा भी ज़्यादा है। ये पता नहीं कौन सी इकोनॉमिक्स में लगाते हैं, पीपीपीटी बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं होती। मतलब A=B, B=C एंड C=D। पर यहाँ कहाँ है? $1 = 95 रुपीज़। ओके, अब $1 = 200 ग्राम्स ऑफ टमाटो। 200 ग्राम टमाटर मिलता है अमेरिका में $1 के बदले में, और 95 रुपीज़ के बदले में मान लो आप कम से कम 8 किलो टमाटर मिलता है। तो कहाँ से एक टमाटर हुआ? टमाटर की यूटिलिटी सेम है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी इकोनॉमिक्स चलती है, क्या चलता है इनके बारे में। और ये मूर्खों से मूर्ख लोग हैं मेरे हिसाब से, जो जिस प्लानिंग से इन्होंने ईरान पे अटैक किया और एक तरीके से ईरान को पावरफुल बना के उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया। ईरान इनसे बिल्कुल भी नहीं डरा है। इनकी ऐसी की तैसी करके रख रही है ईरान ने। ये अपनी जान बचा के भागने के जैसे हो रहे हैं। वो चाहते हैं किसी तरह से सिर्फ ऑनलाइन ईरान सिर्फ ये बोल दे कि वो दुखी है वो। और ट्रम्प तो इनको जो सिखाया था, और उसकी अकल काम तो करती नहीं है, उसको जो सिखाया कि भी ऐसा करेंगे तो वो पाँव में पड़ जाएगा। वो देख रहे हैं कब ईरान सफ़ेद झंडा उठाएगा, कब पाँव में पड़ेगा, जबकि ईरान तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देख सकते हैं ये क्या हालत है इसकी यूएसए की, इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये क्या है, आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि खुफिया इंटेलिजेंस, बुद्धि, किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को, अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे गधे लोग हैं कि जो इनसे आने पहले वाले लोगों ने जो वॉर वेपन्स वगैरह तैयार कर दिए, वो इसको यूज़ करने लग गए। बस इनको ये लगता है कि एक वीडियो गेम चल रहा है। इनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, लेकिन वो लड़ किससे रहे हैं? जिनके पास है ही नहीं। तो कोई मुकाबला नहीं होता है। शेर का और कुत्ते का, शेर का और इंसान का कोई मुकाबला नहीं होता है। आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो आप किसी को भी दबा सकते हो। ये मुकाबला नहीं है। मुकाबला हमेशा बराबर के लोगों में होता है। ये अपने से छोटी छोटी कंट्रीज, और अब जैसे ईरान को देखिए, मतलब ये तो वो हो गया, न्यूक्लियर बम चला के 10-15 मच्छरों के झुंड को आप उड़ा रहे हो। तो क्या समझदारी है इसमें? क्या आपकी अकल है इसके अंदर? मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि ईरान के ऊपर सीधा स्ट्राइक करने की जगह अगर अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर लेता और इकोनॉमिक सैंक्शंस और कड़े कर देता तो हो सकता है ईरान झुक जाता, हो सकता है। लेकिन सीधा स्ट्राइक करने से जो मतलब जिसका डर ईरान को था, उसने सबसे पहले ईरान का डर खत्म कर दिया कि ये स्ट्राइक कर दी। तो इसके बाद अब क्या करेगा? अमेरिका का पास जो तुरुप का पत्ता था उसने सबसे पहले खोल दिया कि ये देखो हम स्ट्राइक करेंगे। तो उसको पता लग गया स्ट्राइक करने से क्या होगा, बिल्डिंगें टूट जाएंगी, कुछ लोग मर जाएंगे। तो इतनी दुनिया में इतने वॉर्स हुए हैं, कितने ही लोग मरे हैं, कितना ही डिस्ट्रक्शन हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ा? दुनिया तो आगे चलती गई, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। अभी नेपाल में कितने लोग गायब हो गए बाढ़ आने से। उससे पहले ये जो वेनेजुएला में आया, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। तो ये इससे आप क्या बचा सकते हो? ये कोलंबिया में अर्थक्वेक आया। तो ये किसी की बस की बात नहीं है। तो इसमें आदमी सब्र करके बैठ जाता है कि मर गए, अब क्या कर सकते हैं, नुकसान हो गया, अब क्या कर सकते हैं। क्या इंसान कुछ कर सकता है इसके अंदर? कुछ नहीं कर सकता।
और अमेरिका को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? मुझे इसका अमेरिका को फ़ायदा समझ में नहीं होना है, सिवाय इसके कि जो इनकी कंपनीज़ हैं जो वॉर वेपन्स बना रही हैं उनको काम मिल रहा है, और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है। इस छोटे से काम के लिए अगर ये लड़ाई झगड़ा दुनिया में कर रहे हैं और दुनिया भर की चीज़ों को, बाज़ारों को ख़राब कर रहे हैं, इससे ओवरऑल दुनिया का फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो अमेरिका में मैनेजमेंट की बहुत ज़बरदस्त कमी है कि क्या करना चाहिए, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी के कोई भी काम अनसक्सेसफुल होता है। इनके पास ए प्लान था, प्लान बी नहीं था, प्लान सी नहीं था, प्लान डी नहीं था, कुछ भी नहीं था। खुद ही स्ट्राइक करते हैं, खुद ही बोलते हैं कि संधि कर लो, बातचीत चल रही है, और ईरान बार बार मना करता है कि कोई बात नहीं चल रही उनके साथ। प्रेसिडेंट ट्रम्प इतने बड़े झूठ बोलते हैं वो, और कुछ भी बात करते हैं, किसी का भी नाम लगाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनका कोई स्टैंडर्ड है किसी भी चीज़ को लेकर। बाज़ार को मैनिपुलेट करके पैसा कमा लिया, और जिस एज पे ये बैठे हैं इस पैसे को क्या करेंगे मुझको समझ नहीं आता। तो आदमी का लालची होना बहुत ख़तरनाक काम होता है। और ये आपको लगता है कि ट्रम्प ने कोई बहुत बढ़िया प्लानिंग बना के काम किया है, तो उस स्ट्रेटजी का मुझे भी आप ज़रूर बताइएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये ईरान कि अमेरिका अब कभी नंबर 1 पावर पे आ सकता है या उसकी कोई बात भी सुनेगा। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वही किया है जो राहुल गांधी ने अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ किया है, और जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी के साथ किया है। ये लोग उसी डाल को काटते हैं जिस पे ये बैठे हुए हैं। ये तीनों को मैं कार्टून नंबर 1 मानता हूँ। राजनीति में ये पॉलिटिक्स के बड़े नंबर कार्टून 1 है, और मेरी राय से अगर आप सहमत रखते हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टिल नेक्स्ट टाइम।